गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण विषय का पढ़ना ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड 10वीं क्लास का लेसन नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पूरी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर अनेकों देश महासागर महाद्वीप हैं। वो नाम के कारण अलग है, लेकिन आज व्यापार के कारण वो सब एक हो गए हैं। तो उनके लिए एक ही शब्द यूज होता है और वो होता है भूमंडलीकरण, यानी कि भूमंडलीकरण होना, सभी देशों का भूमंडलीकरण होना। इसके लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार, पूंजी, निवेश, यात्रा, ये सभी चीजें, इन सब चीजों का संचलन होता है। तो उसको नाम दिया गया है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि पूरा विश्व एक हो जाना, पूरा विश्व का एक हो जाना। इसके लिए जब इसकी जनक जो बोला जाता है वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण के जनक ये बताया जाता है 600 से 1000 ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत की गई। इससे पहले लोग सभी अपने अपने अलग अलग सेपरेट में थे और इसमें सबसे पहले सिल्क रूट के द्वारा इस व्यापार की शुरुआत होती है। सिल्क रूट पश्चिमी एशिया को भूमध्य एशिया आपस में जोड़ता है। ये पश्चिमी एशिया और भूमध्य एशिया को आपस में जोड़ता है। इन दोनों को इस रास्ते के द्वारा ये कहते हैं कि अनेकों समुद्री मार्ग में पड़ते थे, उसके द्वारा हजारों किलोमीटर तक समुद्री मार्ग को पार करके व्यापार करना पड़ता था। सिल्क कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चीन के अंदर उस समय मंगोलों का शासन था और मंगोल शासकों ने अनेकों मशीनों का आविष्कार किया गया था और अनेकों जो चीज़ें थी उनका आविष्कार करने लगे थे। बुनाई का काम किया जाता था, सिलाई का किया जाता था, मुद्रा का प्रयोग किया जाता था और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था चीन के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बाद अनेकों आविष्कार होने के बाद इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी और उसी समय इटली का यात्री मार्को, जिन्हें अनेक देशों की यात्रा की, वो जब इन लोगों के संपर्क में आया तो उन्होंने भारत के बारे में बताया, अनेक देशों के बारे में बताया कि वहाँ ये चीज़ इन चीज़ों का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार एक देश इनके संपर्क में आने के कारण वे यूरोपीय लोग और देशों के साथ, एशिया के अनेकों देशों के साथ इन्होंने व्यापार बनाना शुरू कर दिया गया। इस समय दो ही महान शक्तियाँ थी, पुर्तगाल और स्पेन। ये दोनों के पास भारी संख्या में आर्मी थी, सेना थी और ये इन्होंने आर्मी के बल पर ही दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी पार्ट, अमेरिका का दक्षिणी पार्ट पे कब्जा कर लिया था एक जैविक रीति में, विषाणु के द्वारा। इसी तरह यूरोपीय देशों का एशिया के देशों के साथ व्यापार चलता रहा। अब जैसे जैसे ये व्यापार आगे बढ़ा तो इसके लिए एक विश्व मुद्रा कोष की स्थापना जरूरत पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना करनी पड़ी, जिससे एक देश का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसमें किसी प्रकार की अगर रुकावट आती है तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सके। इसके लिए मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अनेकों ऐसी संगठन योजनाएं तैयार की गई। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत को आज़ाद करवाने के लिए अनेकों विकास नीतियाँ बनाई गई, लेकिन उन विकास नीतियों को लागू करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी, जो कि भारत देश के पास नहीं थी। तो भारत को किस पर निर्भर होना पड़ा? भारत को विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, इनके ऊपर इनसे भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ा। तो एक बार जब कर्ज बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, आम जनजीवन, आम लोगों की जो जिंदगी है उनकी दुर्भर हो जाती है। जो व्यक्ति घरेलू कार्य करते थे उनके वे उद्योग धंधे बंद हो गए मशीनों के आविष्कार होने के कारण। और उसी समय फिर भोजन यात्रा, लोगों को कुछ ऐसी खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी जो वो जानते भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे लोगों के संपर्क में आने से उन्हें एक देश की खाद्य सामग्री दूसरे देश में पहुँचने लगी। ये इसी प्रकार जो व्यापारी अपने जाते थे एक देश से दूसरे देश, तो अपने साथ खाद्य सामग्री ले जाते थे, उसको बोला जाता है भोजन की यात्रा। इसी समय 1880 के दशक में आयरलैंड के अंदर आलू
की खेती की जाती थी, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से भारी संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए भूखमरी के कारण। लोगों के पास खाद्य सामग्री केवल खाद्य जो फसल होती थी वो आलू का उत्पादन ज़्यादा होता था, तो उसमें आयरलैंड में अकाल पड़ने के कारण भारी संख्या में लोग मारे गए। तमिलनाडु आना, ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे ही मक्का की आयात पर प्रतिबंध लगा तो वहाँ के लोगों की खाद्य सामग्री ही मक्का थी। आयरलैंड में इसमें ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अनेकों उद्योगपति, व्यापारी, शिल्पकार, पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें शामिल हुए और इन्होंने सरकार को विवश कर दिया कानला को वापिस लेने के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है दक्षिण अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी, मवेशियों में थी, जो पालतू पशु में थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास काफ़ी ज़मीन थी, वो अपने दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए अपने मवेशियों को पालते थे और खेती करते थे। इसके अलावा उनको वेतन जो शब्द है इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था कि वेतन क्या होता है, क्योंकि वे अपने आप पर निर्भर थे, अपनी खेती और मवेशी के ऊपर निर्भर थे। एक एक व्यक्ति के पास काफ़ी पशु होते थे, उनसे दूध से ही गुजारा करते थे, उनका उत्पादन करके ऊन, दूध ये बीज करें। लेकिन जैसे जैसे एशिया से कुछ ऐसे मवेशी आए जो एक रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से संक्रमित थे, वे इन पशुओं के पास आने से, एक दूसरे मवेशी के पास संपर्क में आने से वहाँ पर वो सभी उनके मवेशी भी चपेट में आ गए। इससे भारी संख्या में अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर मवेशी मारे गए। फिर आर्थिक मामले, देखिए आर्थिक मामले 1929 से 1933 तक 4 साल तक आर्थिक मामले अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मामले आ गए। अब आर्थिक मामले आने से क्या हुआ कि पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। अब आगे उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि नई नई मशीन आने से जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो भी नष्ट हो गए थे। ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक्स इसको लेसन को पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। थैंक यू।